हो गई बातें? हो गई? खत्म हो गई बातें? चलो पढ़ते हैं। बातें खत्म। लास्ट क्लास का कुछ पूछ रहे हो तो बता दो। लास्ट क्लास का कुछ पूछना है तो बता दें। किसी को कोई डाउट, कोई गड़बड़? सब समझ में आ गया? कमाल हो गया। समझ में नहीं आया? किसकी समझ में नहीं आया? नहीं आया? हाँ जी बताएं। अब फुल फ्लेज पार्टनर बन गया ना वो। अब तो बाकी पार्टनर्स की तरह ट्रीट करेंगे उसको। पार्टनर बन गया ना। उसने इलेक्ट कर लिया कि वो फर्म में रहेगा, है ना? तो रिटायरमेंट के टाइम पे पूछ रहे हो? हाँ। नोटिस अगर नहीं दे तो अपने आप उधर मान लिया जाएगा, ऐसा कह रहे हो? नोटिस नहीं देगा तो अपने आप मान लिया जाएगा, तो दे दे तो अच्छा। देखो एक्चुअली में फर्क क्या है। अगर वो नोटिस नहीं देगा ना, तो वो 6 महीने तक माइनर ही रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपको कंटिन्यू ही करनी है और आप मेजर हो, है ना, तो आप नोटिस दे दो। नहीं तो फिर आप, नहीं तो माइनर की तरह ही रहोगे 6 महीने। हाँ जी। रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना जरूरी है जब भी माइनर पार्टनर इलेक्शन करता है कि वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। पढ़े? ठीक है, जिसको पता नहीं चला वो मुझे बाद में रुक के पूछ लेना। ठीक है, लास्ट क्लास का किसी को डाउट हो तो। पढ़े? चलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इनमें कुछ ऐसा खास नहीं है। राइट ऑफ पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होंगे ना उनके क्या होंगे, राइट्स क्या है। हेडिंग पढ़ेंगे, हेडिंग में ही ऑलमोस्ट लिखा है। ठीक है। राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। सभी पार्टनर को, सभी पार्टनर को अधिकार है बिजनेस में क्या करने का, पार्टिसिपेट करने का। क्या स्लीपिंग को भी अधिकार है? अधिकार है, वो पार्टिसिपेट करता नहीं है इसलिए स्लीपिंग। ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल दैट पार्टनरशिप बिजनेस इज द कॉमन बिजनेस ऑफ, क्योंकि वो बिजनेस सभी के लिए हो रहा है तो ऑब्वियसली सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो नहीं करता वो स्लीपिंग है। बट where a partner refuses to perform his duty and burden of performing such duties for the conduct of business fall on other partners, other partner have a right to compensation। मतलब है क्या, एक फर्म में 4 पार्टनर है, इन्होंने अपने काम बांटे हुए हैं। ठीक है, ये काम मैं करूंगा, ये बांट रखा है इन्होंने। ठीक है। लेकिन ये इसने क्या किया, ये क्लाइंट से मीटिंग करनी थी इसको, ये नहीं जा पाया, ये नहीं जा पाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, नुकसान। जिसकी वजह से क्या हो गया, नुकसान। अब नुकसान जो होगा इसका होगा या सबका होगा? सबका होगा ना। यानी कि मान लीजिए सिर्फ समझने के लिए 40,000 रुपए का नुकसान हो गया इसके वहां ना पहुंचने की वजह से। तो लोग का क्या कहना है, पढ़िए, अगर किसी पार्टनर ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर दिया या वो परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में उसकी वजह से जो भी कुछ हुआ है, बाकी पार्टनर्स का नुकसान, उस पार्टनर को कंपनसेशन देना पड़ेगा इन सभी को। यानी कि 40,000 रुपए का नुकसान हुआ ना, तो 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 हुआ तो किसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। तो फिलहाल तो फर्म दे देगी 40,000 रुपए, लेकिन आगे चल के इसको, इन तीनों को 10-10 हजार रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वो इसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ। बात समझे? दोबारा समझाऊं। एक फर्म में जितने भी पार्टनर हैं, अगर एक पार्टनर की काम ना करने की वजह से बाकी का नुकसान होता है, तो जो भी नुकसान होगा वो इसी को भुगतना होगा। ठीक है। हाँ, उसी एक को, उसी एक को भुगतना होगा। लेकिन याद रखना, फर्म में पार्टनर है ABCD, ठीक है, और ये कोई थर्ड पार्टी है। अब इसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई, थर्ड पार्टी ने केस कर दिया। थर्ड पार्टी ने क्या कर दिया, केस कर दिया। किसके ऊपर? फर्म के ऊपर केस कर दिया, और ये केस जीत गया। गलती किसकी है? इसकी गलती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, थर्ड पार्टी ने केस कर दिया और ये केस जीत गया, जिसकी वजह से फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई 40,000 रुपए की। तो फर्म को तो इसको पैसा देना पड़ेगा, फर्म को तो इसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सारी गलती इसकी थी, तो ये 40 का 40,000 किसको बियर करना पड़ेगा फाइनली, इसी को बियर करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले बार में तो फर्म पे कर देगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को ए से या बी से या सी से या डी से कोई दुश्मनी नहीं है, उसका कनेक्शन है फर्म से। वो नाम करेगा, केस करेगा, किस पे करेगा, फर्म पे करेगा। तो बाकी को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है। कंपनसेशन माने होता क्या है,
हर जाना। कंपनसेशन, एक तो हर जाना वर्ड हो गया, सही बात है। एक और कंपनसेशन का वर्ड है ना, शुद्ध हिंदी में क्या होता है बताओ? कंपनसेशन को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में? एक तो हर जाना हो गया, बताओ, पता है किसी को? हिंदी में नहीं पता? इंग्लिश तो मैंने मान ली, हिंदी तो बताओ, बताओ। नहीं पता? कंपनसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता? हद होगी, मुझे भी नहीं पता, मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे, क्या पता आपको पता हो। हाँ, किसी ने बोला नुकसान की भरपाई, देख लिया उसने इंटरनेट चला के। क्षतिपूर्ति क्या बोलते हैं, है ना? क्षतिपूर्ति, उसके नाम में ही उसका मीनिंग छिपा है, क्षतिपूर्ति। कोई नुकसान हुआ है आपको, उस नुकसान को क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। चलिए, कई बार हिंदी भी आसान हो जाती है समझने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट पढ़िए, ये थोड़ा सा काम का है। राइट टू बी कंसल्टेड, इसका मतलब क्या है? एक फर्म में जितने भी पार्टनर है ना, सभी से पूछा जाना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी पार्टनर से सलाह लेनी चाहिए। ध्यान से समझना, ये वही है, ठीक है? सभी पार्टनर से सलाह लेनी चाहिए। एवरी पार्टनर हैज एन इनहेरेंट राइट टू बी कंसल्टेड इन ऑल मैटर्स, सभी पार्टनर्स को पूछना चाहिए, ठीक है? अफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, हर वो डिसीजन जो बिजनेस को क्या करने जा रहा है? अफेक्ट करने जा रहा है। अफेक्ट करने का मतलब क्या है? नुकसान। इसमें लिखा है सभी पार्टनर से पूछा जाएगा जब भी कोई फैसला लिया जाएगा। कौन सा फैसला? आज चाय मंगाए या कॉफी, तो सभी से पूछेंगे? नहीं ना। ऐसा डिसीजन जो बिजनेस को अफेक्ट करे, ये कौन सा डिसीजन होता है जो बिजनेस को अफेक्ट करे? कोई भी ऐसा फैसला जिसकी वजह से कोई राइट्स आने हैं या कोई लायबिलिटीज आनी है, आनी है या जानी है, ठीक है? राइट्स आने हैं या जाने, ठीक? राइट्स और लायबिलिटीज के सेंस में समझेंगे। अच्छा, आगे बढ़िए। एक्सप्रेस हिज व्यू बिफोर एनी डिसीजन इज टेकन बाय द पार्टनर, सभी पार्टनर क्या करेंगे? अपने अपने व्यूज दे सकते हैं, सभी पार्टनर से पूछा जाएगा, सभी पार्टनर अपनी अपनी बात रख सकते हैं। अभी तक चल रहा था ऐसे, अब समझिए, पढ़िए अपने आप, तभी आपको पढ़ना आएगा। ये क्या है? पार्टनर्स में मतभेद हो गया। मतभेद समझते हो? वो कह रहा है ये फैसला लेना है, दूसरा कह रहा है ये फैसला नहीं लेना, तो अब लेना है कि नहीं लेना? सभी से पूछा जाएगा, सभी से सलाह ली जाएगी, लेकिन अगर कुछ हाँ कह रहे हैं और कुछ ना कह रहे हैं, तो फैसला लागू होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। बिटवीन द पार्टनर्स विद रिगार्ड्स टू द बिजनेस ऑफ द फर्म इट मे बी सेटल्ड सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बाय मेजोरिटी, तो मेजोरिटी जो कहेगी वो फैसला लेंगे। अब देखो, सभी पार्टनर्स से पूछा जाएगा, लेकिन अगर बात अटक गई तो मेजोरिटी, बात अटक गई तो मेजोरिटी। अब एक और पलटी समझिए, द मेजोरिटी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, और जो मेजोरिटी एक्ट करेगी वो कैसे एक्ट करनी चाहिए? गुड फेथ में एक्ट करनी चाहिए। ये अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। समझिए जरा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक फर्म में ना 5 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं? 5 पार्टनर्स हैं। ये दोनों पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, और ये सारे स्लीपिंग पार्टनर है। यानी कि 2 लोग हैं जो काम करते हैं, बाकी ने पैसा वैसा लगा रखा, काम वाम कुछ करते नहीं है, ठीक है? रोज आ जाते हैं ऑफिस में, बैठते हैं आराम से, ठीक है? अच्छा, ये ना जब काम करते हैं ना, ये स्लीपिंग सच वाले स्लीपिंग है, आते हैं आराम से सोते हैं, आते हैं और आराम से। अच्छा, ये जब काम करते हैं ना, इन्हें बड़ा डिस्टर्ब होता है, इन्होंने कहा एक मीटिंग बुलाओ। बुला ली मीटिंग, कह रहे इन दोनों को निकालते हैं, इन दोनों को निकाल ही देते, सोने नहीं दे रहे, निकाल दिया दोनों को। मीटिंग में क्या फैसला लेना है? इन दोनों को एक्सपेल करना है। क्या करना है? ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, दोनों को क्या करना है? एक्सपेल करना है, भगाना है। मीटिंग रखी, ये कहेंगे नहीं नहीं, ये कहेंगे कैसे नहीं, हाँ, गेट आउट। मेजोरिटी है कि नहीं है? है, तो गेट आउट। अभी तो कह रहे थे मेजोरिटी।
गुड फेथ। अब यहाँ पे एक जो वर्ड आया ना, गुड फेथ, उसका मतलब समझिए, एक छोटी सी लाइन में बताता हूं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दी इंटरेस्ट ऑफ फर्म, हर वो फैसला जो फर्म के भले के लिए है उसको कहेंगे गुड फेथ। अगर दो एक्टिव ही चले गए तो आप बताइए इससे फर्म का अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा ना। तो ये जो मेजोरिटी ने फैसला लिया है, क्या गुड फेथ में है? नहीं ना, तो ये डिसीजन एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझिए, दोबारा सुन लो। सभी पार्टनर सलाह लेंगे लेकिन मानेंगे किसकी? मेजोरिटी की। लेकिन मेजोरिटी की जब मानेंगे जब वो बात सही करेंगे। मेजोरिटी की कब मानेंगे? जब वो बात सही करेंगे तभी उनकी बात मानेंगे। बात समझ गए? तीन ट्विस्ट। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो अगर आप तीन में से कोई सा मिस कर गए तो आंसर क्या? तीन एक्टिव पार्टनर, दो स्लीपिंग को भगा दें। अगर ये डिसीजन फर्म के इंटरेस्ट में है, अब इंटरेस्ट का मतलब समझिए, पता चला है नाम की स्लीपिंग है, इन्होंने कैपिटल भी क्या लगा रखी है? कुछ लगा नहीं रखी है, डिस्टर्ब भी करते हैं, फर्म की गुडविल को खराब करते हैं। अगर ऐसा ये प्रूफ कर देना कि इनको निकाल देना ही फायदे का सौदा है, अगर इन्होंने ऐसा प्रूव कर दिया तो आप एक्सपेल कर सकते। हाँ, हाँ, गुड फेथ लिखा होगा उसमें, कुछ ना कुछ ऐसा वो हिंट देगा, कुछ ऐसा हिंट देगा जिससे क्या होगा। जैसे कि सपोज ऐसा लिख दिया कि एक फर्म में तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। एक पार्टनर मिसबिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है? मिसबिहेव कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है। तो बाकी पार्टनर्स को निकालना चाहते हैं, निकाल सकते। मिसबिहेव कर रहा है ना, वर्ड आया ना, मिसबिहेव, कुछ भी आ सकता है उसमें। ठीक है, आ जाइए वापिस। हाँ जी। डिसाइड कौन करता है कि ये फैसला गुड फेथ में है या गुड फेथ में नहीं है? सही बात है। अब सुनिए तो क्या होता है इसमें। डिसीजन ले लिया, एक नेचुरल सी बात है, हमको अपने फैसले अच्छे ही लगते हैं, हमारे फैसले गलत थोड़ी ना होते हैं। तो आपको अपना डिसीजन सही लगेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, या तो बाकी जो पार्टनर है ना, जो एक बेचारे को जिसको आप निकाल रहे हो, वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा, आपने मुझे निकाल ही दिया, मैं वैसे भी जाने वाला था, छोड़ो। उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बात ही खत्म। अगर उसको ऑब्जेक्शन है, वो कह रहा है ऐसे कैसे निकाल दिया, तो ये जब भी डिस्प्यूट होता है, मैटर चला जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट डिसाइड करता है गुड फेथ है या नहीं। हमेशा एक बात याद रखना, आपसी सहमति से कुछ भी हो गया तो ठीक, अगर डिस्प्यूट वर्ड आया, कोर्ट में गया, तो कौन डिसाइड करता है? सिर्फ कोर्ट डिसाइड करता है। मेजोरिटी ने फैसला लिया ना, लेकिन फिर भी डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट। ठीक है, हमेशा डिस्प्यूट कोर्ट में सेटल होते हैं। ठीक है, अभी तक आपको ऐसा पता है। अभी एक चीज और आएगी नहीं, जब आएगी तब बता दूंगा। एक बार ये पढ़िए जरा। नो चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। सीधा जा रहा था, एक पलटी लगी, फिर सीधा गया, फिर एक और लगी, और अब एक और। नो चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन अगर ये आता है तो साफ साफ यही लाइन लिखी होगी, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। आप ऐसा कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, इधर देखिए, आप ऐसा कोई भी बदलाव नहीं कर सकते जिसका फर्म का नेचर ही बदल जाए, जिससे फर्म का क्या बदल जाए? नेचर ही बदल जाए। अब जरा समझिए नेचर कैसे बदलता है। एक फर्म थी, इसके अंदर पार्टनर्स थे पांच। कितने पार्टनर्स थे? पांच। ये फर्म क्या बनाती थी? सॉफ्टवेयर बनाती थी। क्या बनाती थी? सॉफ्टवेयर बनाती थी। अब अचानक से इनके दिमाग में क्या आया? इन्होंने फैसला किया सॉफ्टवेयर छोड़ो, जूते बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जूते बनाएंगे। ये ज्यादा चलते हैं, सॉफ्टवेयर तो हर कोई चलाता नहीं, जूते तो सभी पहनते हैं, ये इनकी डिमांड ज्यादा है, जूते बनाएंगे। मीटिंग बुलाई, पांच में से चार कह रहे हैं सही बात है, जूते बनाना ही फायदे का सौदा है, सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, है ना, कॉस्ट ज्यादा है। एक कह रहा है ना, और बाकी चार कह रहे हैं हाँ। सारे प्रोविजन देखिए, एक डिसीजन लेना है। एक क्या लेना है? डिसीजन। क्या डिसीजन है? यहां से यहां जा रहे हैं, मीटिंग बुलाएंगे, बुलाएंगे, सभी पार्टनर से पूछेंगे, पूछा, सभी पार्टनर्स अपनी वोट डालेंगे, कुछ फेवर में डालेंगे, कुछ अगेंस्ट में डालेंगे। मानेंगे किसकी? जहां क्या हो, मेजोरिटी। अभी तक आपने इतना पढ़ा ना, अब चौथा पॉइंट, मेजोरिटी का डिसीजन भी कैसा होना चाहिए? गुड फेथ में होना चाहिए। सर गुड फेथ तो हम कोर्ट से पूछ लेंगे, जूते बनाने वाला बिजनेस भी खराब थोड़ी ना है ना। लेकिन यहां पे लोग क्या कहता है, गुड फेथ भी है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल
फर्म का नेचर ऑफ बिजनेस ही आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। इसमें अगर सारे पार्टनर्स की सहमति होगी तो ही ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। कोर्ट भी कह रहा है सही बात है, तुम सॉफ्टवेयर छोड़ो, तुम पे नहीं बन रहे, तुम जूते ही बना लो, सभी की कंसेंट की जरूरत है। बात समझ गए? क्या था, सभी से पूछा जाएगा, फैसला मेजोरिटी का चलेगा, लेकिन मेजोरिटी का फैसला जब चलेगा जब वो गुड फेथ में होगा। इतनी बात एक, और एक लाइन बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, अगर नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज हो रहा है तो फिर सबको इग्नोर करो, कंसेंट ऑफ ऑल, कंसेंट ऑफ ऑल। तो यहां से इस वाले पॉइंट से केस बन सकता है क्योंकि इसमें ट्विस्ट थे। ठीक है, अब जरा एक बार ना आप लोग पढ़ लीजिए इसको। फर्स्ट दोनों पॉइंट्स हेडिंग पढ़नी है, खाली आगे का पढ़ने की कोशिश मत करना। हेडिंग पढ़िए, अपने आप रिवाइज कीजिए। जब नोट्स बनाओगे तो क्या लिखोगे, राइट्स ऑफ पार्टनर, सभी को अधिकार है कंसल्ट करने का, कुछ भी गड़बड़ हुई तो कंपनसेशन देना पड़ेगा किसी एक की वजह से। ठीक है, राइट टू बी कंसल्टेड, सभी पार्टनर से पूछा जाएगा फैसला, लेकिन मेजोरिटी का चलेगा, लेकिन वो तब चलेगा जब गुड फेथ में हो, और अगर नेचर ऑफ बिजनेस बदल रहे हैं तो सबको इग्नोर करो, कंसेंट ऑफ ऑल। जो जो घर पे जाके नहीं पढ़ते हैं, या जो जो मैंने कहा था नोट्स वोट्स बना लेना, जो जो नहीं बनाते हैं उन्हें कुछ वक्त बाद एक प्रॉब्लम फेस होने लगेगी, वो आगे चलते जाएंगे और पीछे का साफ क्लियर भूलते जाएंगे। आप 2 दिन पहले का भी नहीं बता सकते आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, लॉ का सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, आपके लिए इजी है क्योंकि आपका कोर एरिया नहीं है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इजी है इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही पास हो जाता है। ऐसे ही पास होता है तो इसको सिलेबस में जगह नहीं होती। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, इंटर का लॉ में फेल होते हैं बच्चे। किसमें फेल होते हैं, उसकी एक वजह बता देता हूँ। उनको पक्का पता है कि अकाउंट्स और टैक्स उनकी कोर फील्ड है, दिन में 18 18 16 16 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे अकाउंट पढ़ लेंगे, 8 घंटे टैक्स। ठीक है, कोस्टिंग को उसके साथ ही मिला के पढ़ लेंगे। लोगों को बेचारे को दे ही देंगे 1 घंटा अपने कीमती समय में से निकाल के। ठीक है, और आपको अपने कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना, अगर 40 से कम रह गए तो, पता है, पता है ना सिनेरियो, अगर एक सब्जेक्ट में 40 से कम रह गए तो वो आपने कितने भी अच्छे दिए हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एग्जामिशन ले आएंगे सर हम, कब तक कितने सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाओगे, सब में ले आएंगे फिर ठीक है। हाँ जी, क्या लगती है, ये क्या होता है, वो 40 के 39 कर देते हैं, वो 40 के 39 कर देते हैं। आपके बेनिफिट के लिए बता देता हूँ। अच्छा, जब शुरू शुरू में चल रहे हैं ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको एग्जाम के लिए बताता रहता हूँ ताकि आप अवेयर होकर पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन कुछ वक्त बाद जैसी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको ये सब बातें बोलना बंद कर दूंगा कि आप ऐसे पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना। जो सिर्फ पढ़ता है सिर्फ उसी की हेल्प की जा सकती है। ठीक है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट खेलना आता है किसी को यहाँ पे, अच्छा सा, मान लीजिए इनको आता है। मैंने कहा मुझे क्रिकेट खेलना सिखा दीजिए, वेट, मैंने कहा मुझे क्रिकेट खेलना सिखा दीजिए, इन्होंने कहा सर ठीक है, आप अपना जो बैट है वो ऐसे पकड़िए। मैंने कहा बैट्समैन बनना है मुझे, इन्होंने कहा ऐसे फेस उस तरफ। इन्होंने कहा ठीक है मैं गेंद डालता हूँ, आप फोकस, ये पीछे गए, मैंने बैट घुमा लिया, ये वापस आएंगे सर ऐसे रखो ना, फेस ओपन। मैंने कहा ये पीछे गए, मैंने फिर 2 बार बता देंगे, 3 बार बता देंगे, चौथी बार क्या कहेंगे, सर आप एक काम करो अपने घर जाओ, आप क्रिकेट खेलना सीख नहीं सकते। लॉजिक बता रहा हूं, ये साइकोलॉजी है, सभी के साथ ऐसा होता है। मैं आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जितना आप सोच नहीं सकते उससे एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा की कोशिश। लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो उसके बाद मुझे भी क्या कहना पड़ेगा, मर्जी आपकी, पढ़ो मत पढ़ो, एग्जाम तो आपको देने, मुझे थोड़ी देने, मैंने तो दे दिए। मैंने तो दे दिए, है ना। तो जब हम यहाँ पे होते हैं ना, हमारा पर्पस क्या होता है, यही पर्पस होता है कि आप वहां पे जितने भी लोग बैठे हो सारे अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। ठीक है, इसलिए ऐसा बताया जाता है। नहीं तो आपके पास होने पे, एक बार बताओ, आप मुझे तो कुछ दोगे नहीं, आपकी जॉब लग जाएगी तो क्या पहली सैलरी में से 20% मुझे दे दोगे, 10 दे देंगे, कुछ नहीं देंगे।
पेरेंट्स को दे देना, इतना ही काफी। ठीक है, तो इसलिए पढ़ लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, ये तय है। मुझे पढ़ाते पढ़ाते बहुत साल हो चुके हैं, ठीक है, 2014 से पढ़ा रहा हूँ मैं। और मैं पहले दिल्ली में पढ़ाता था, तो वहां पे बड़े सारे मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो यूपी के एक पोर्शन से, बिहार के एक पोर्शन से होते थे, ज्यादातर बच्चे। उनको क्या है ना, उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक होती है, बहुत ज्यादा वीक होते हैं। तो वो क्या है, वो ग्रिप ही नहीं कर पाते सब्जेक्ट को। लेकिन ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं, मैं आपकी उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप पूछोगे तो बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं सकता मैं कि आप ऐसे करके ऐसे इंग्लिश आ जाएगी, ऐसे करके ऐसे लो आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, रोज जो पढ़ो 4 लाइनें लिख के देख लो बस। नहीं लिख के देखोगे, आपकी मर्जी, आपको कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा, जब आप लिखोगे ना, गारंटी दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट घूमेगा माइंड में, मेरे एग्जाम्पल भी याद आएंगे, लेकिन लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए वर्ड्स नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट तो होंगे, वर्ड्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? हो जाता नहीं हो जाता? हो जाता है। एक सवाल पूछता हूं आपसे, और ये शुरू शुरू बस इतना पार्टनरशिप बता रहा हूं, इतनी ही फोकस करूंगा मैं, इस तरह की बात है आपको समझाने की। फाइनली सभी को एक बात कॉमन सी पता है ना? जब भी हम इंटरव्यूज वगैरह जाते हैं ना, सभी को पता है पहला क्वेश्चन क्या होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यही होता है ना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं बात। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जब बताते हैं ना, तो उसमें से ही आपको आगे क्वेश्चन तैयार होते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इंटरव्यू देने के लिए, आप कोई भी नहीं बता सकता टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, गारंटी। नहीं तो कोशिश कर लो अपने मन में। समझ लीजिए इंटरव्यू लेने वाला एक बंदा बैठा है, जो आपको 1 लाख सैलरी ऑफर करने जा रहा है। ठीक है, आपका इंटरव्यू पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बताओ क्या बताओगे? मेरा नाम, वो बचपन में पढ़ा था ना, मेरा नाम, पापा का नाम, हम 3 भाई बहन है, यही बताओगे ना? हम 3 भाई बहन है, मैंने सी इस साल में कर ली थी, और ये सब तो रिज्यूम में लिखा है। और आपके भाई बहन से उसको क्या लेना, आप 3 हो, 5 हो, 8 हो, 1 हो? समझ गए बात? समझे? ऐसा ही होता है। दूसरा सवाल, आपका माइंड को ब्लॉक करता हूं। वो कह रहा है कि हम सर आपको जॉब दे देते हैं, ठीक है, लेकिन एक सवाल बताइए, ये सैलरी आपको मिल रही है 1 लाख, लेकिन अगर आपको 3 महीने बाद किसी दूसरी कंपनी से ऑफर आ गया 1.5 लाख सैलरी का, छोड़ दोगे या रहोगे यहीं पे? बता दो बस, क्या कहोगे? छोड़ देंगे ना? देखिए, किसी भी एम्प्लॉय को, सुन लीजिए, किसी भी एम्प्लॉय को जब कंपनी रखती है, कंपनी को पता है 6 महीने के आसपास तक उससे आउटपुट नहीं आता, उसको सिखाना होता है, अपने स्ट्रक्चर में ढालना होता है। मान लीजिए आप किसी बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो, पता चला वो कंपनी आपके ऊपर, आपको कच्चे से पक्का कर रही है, और जब पक्का हुआ, कोई दूसरी कंपनी आपको, सर हम नहीं जाएंगे, झूठ बोल रहे हो, पता है उसको, उसको खुद को ऑफर आ जाए, वो खुद चला जाए। समझ गए? इसको बोलते हैं डायलेमा। ऐसी सिचुएशन सच तो हमें पता है, लेकिन करे क्या? ऐसे होता है आपके साथ, सेम ऐसे ही होगा, कॉन्सेप्ट घूमेंगे, एग्जांपल्स घूमेंगे, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता एक्सप्रेस कैसे करना है मुझे। ठीक है, इसलिए अभी कुछ नहीं हुआ। पार्टनरशिप के सिर्फ 3 ही लेक्चर्स हैं बेसिकली, क्योंकि 1 आवर्स के एक्चुअली। ठीक है, तो अभी आप तीसरे चौथे टॉपिक पे ही हो, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी भी आप फॉलो अब ले सकते हो, कवर कर सकते हो। जितना पहले का पढ़ा उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी ज्यादा। ठीक है, चलिए, मान लेना मेरी बात, नहीं मानोगे तो मर्जी आपकी। राइट टू एक्सेस टू बुक्स, सभी पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? सभी पार्टनर्स, चाहे वो एक्टिव हो, स्लीपिंग हो, कोई भी हो, सब बुक्स अकाउंट चेक कर सकते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट, सभी पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा ना, वो आपको पता ही है, एग्रीड रेशियो में, कुछ एग्री नहीं किया तो इक्वली, पता है आपको। राइट टू रेम्युनरेशन, क्या पार्टनर्स को काम करने की सैलरी भी मिलती है? 3 वर्ड होते हैं, वेजिस, सैलरी, रेम्युनरेशन। वेजिस, आपने वो पढ़ा था ना, मैनेजमेंट, 3 लेवल पे एम्प्लॉय वो होते हैं ना मैनेजमेंट को, टॉप, है ना, जो नीचे होता है वेजिस, सुपरवाइजर्स सैलरी, टॉप मैनेजमेंट रेम्युनरेशन। ठीक है, मतलब तीनों का एक ही होता है, पैसे मिलने काम के। ठीक है, अच्छा, क्या पार्टनर्स को सैलरी, मान लेता हूं आपको समझाने के लिए, क्या पार्टनर्स को भी सैलरी मिलेगी काम करने की? वो सुबह आते हैं, काम करते हैं,
पढ़िए जरा। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्युनरेशन, किसी भी पार्टनर को काम करने का कोई पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन है इसमें बट दिस रूल कैन बी ऑलवेज बी वैलिड बाय एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आप चाहो तो जो पार्टनरशिप डीड बनाई है ना, उस डीड में आप लिख सकते हो कि भैया जो एक्टिव पार्टनर है उसको सैलरी, अगर ऐसा लिखा है तो सैलरी मिलेगी, नहीं लिखा तो जनरल रूल क्या है, जनरल रूल है सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन आप चाहो तो इस रूल को बदल सकते हो, कैसे? पार्टनरशिप डीड में आप ऐसा लिख देंगे, एग्रीमेंट में ऐसा लिख देंगे कि सैलरी मिलेगी, लिख दिया तो मिलेगी। ठीक है, चलिए। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं ना, क्या कैपिटल पे ब्याज मिलता है उनको? मिलता है? फिर से वही बात है, जनरली नहीं मिलता। जनरली आपने जो कैपिटल लगाई है, जो आप एफर्ट कर रहे हो, उसके बदले में जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट शेयर तो कर रहे हो। अब आप इंटरेस्ट लोगे, रेम्युनरेशन लोगे, वो फर्म के ऊपर बर्डन ही है, वो फर्म के ऊपर क्या है, बर्डन ही है। लेकिन फिर भी लो क्या कहता है कि आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जब तक आप क्या ना कर दो। फिर से वही बात, एग्रीमेंट में क्लोज ना डाल दो कि हम भी कैपिटल पे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडिशनल कैपिटल भी लाते हैं ना कई पार्टनर्स। आपको पता है एडिशनल कैपिटल बेसिकली ऐसा ट्रीट होता है जैसे बाहर वाले का पैसा हो, है ना? तो इस पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तीनों पार्टनर्स ने 1-1 लाख रुपए लगाए कैपिटल के, इनको नहीं मिलेगा, लेना है तो एग्रीमेंट में लिख देना। लेकिन पैसों की जरूरत पड़ी तो एक पार्टनर एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए ले आया, नहीं लाता तो आपको लोन लेना पड़ता, नहीं लाता तो यही लेके आ गया ना, तो इसको ऐसे ट्रीट करो जैसे हमने किसी बाहर वाले से पैसा लिया है, तो आप उसको उस पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इसमें से और कुछ नहीं आता। राइट टू बी इंडेमनिफाइड मैंने बता दिया, वही बताया था, एक पार्टनर की गलती की वजह से अगर नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, बाकी सारे पार्टनर्स को आपको जो भी आपकी वजह से नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करना पड़ेगा। राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर नहीं आ सकता आपकी परमिशन के बिना, आपकी परमिशन के बिना। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा सभी पार्टनर से पूछा जाएगा, सभी पार्टनर से पूछा जाएगा। ट्विस्ट, ये लाइन पढ़िए जरा क्या लिखे। ए बी सी 3 पार्टनर थे, ठीक है। ए मान लीजिए बड़ा पार्टनर है जिसकी चलती ज्यादा है, उसने पहले ही पार्टनरशिप डीड में एक बात लिखवा दी, मेरा जो सन है वो अभी 16 साल का है, जैसे वो मेजर हो जाएगा उसको फर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे एज ए पार्टनर। करानी है, क्या लिखा है, करेंगे। तो अगर ऐसा एग्रीमेंट में कोई क्लोज डला है तो वो जो एक लड़का है 2 साल बाद जब वो मेजर हो जाएगा और वो आया फर्म में पार्टनर बनने के लिए और बाकी पार्टनर्स कह रहे हैं अब हम नहीं आने देंगे, आप रोक नहीं सकते। दोबारा सुन लो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई भी नया पार्टनर नहीं आएगा जब तक सभी पार्टनर्स की सहमति ना हो, तब तक ये आना चाहता नहीं आ सकता, सभी एग्री होंगे तभी आएगा। लेकिन अगर पहले से ही बाकी पार्टनर्स ने ये एग्री कर रखा है कि 2 साल बाद 3 साल बाद इसको भी पार्टनर बनाएंगे, फिर आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिख रखा है कि पार्टनर बनेगा, तो इसका मतलब ऑलरेडी कंसेंटेड है, तो आप बाद में अपनी कंसेंट चेंज नहीं करेंगे। राइट टू एक्सपेल इग्नोर कीजिए, राइट टू रिटायर इग्नोर कीजिए, पूरा टॉपिक आएगा, ये पूरा टॉपिक आएगा। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इग्नोर, राइट टू डिसॉल्व इग्नोर, पूरा टॉपिक आएगा। पार्टनर रिटायर कैसे होते हैं, पार्टनर को निकाला कैसे जाता है, जो पार्टनर जाता है उसको क्या राइट्स होते हैं, क्या उसकी लायबिलिटीज होती है। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, अब जी ड्यूटीज पढ़नी है जरा, ड्यूटीज बाद में पढ़ेंगे, एक बार हेडिंग देख लेते हैं सबकी जल्दी से। सभी पार्टनर्स बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी, कोई भी गड़बड़ करी तो इंडेमनिटी। राइट टू बी कंसल्टेड सभी से पूछा जाएगा, लेकिन फैसला मेजोरिटी का होगा बशर्ते गुड फेथ में हो, और अगर नेचर ऑफ चेंज है तो कंसेंट ऑफ ऑल। सभी पार्टनर्स बुक्स देख सकते हैं, अकाउंट देख सकते हैं। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एज पर डीड, कुछ भी नहीं है तो इक्वली। रेमरेशन जनरली नहीं मिलती, सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली नहीं मिलता, क्लोज एंट्री है, मिल जाएगी।
इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल मिलेगा, ये तो बाहर वालों का पैसा है, ऐसे ट्रीट किया जाता है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, कुछ भी नुकसान किया तो बाकी पार्टनर्स को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। नए पार्टनर को आप आने से बिल्कुल रोक सकते हो अनलेस आपने पहले से ही एग्री ना कर रखा हो, ठीक है। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड ये अपने छोड़ दिए, आएंगे तो पढ़ लेंगे डिटेल में। ऐसे करके आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं है, वो सारा पढ़ते रहेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, बार बार थोड़ी ना सारा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर। एक एक किसी का भी नंबर आ सकता है, वो पढ़ेगा क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल है नहीं, जहां पे होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। सभी मेरी तरफ देखेंगे, जो मेरी तरफ नहीं देखेगा उससे पूछ लूंगा। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, बताएं जी, पहली ड्यूटी क्या है? मतलब 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 क्या है? सभी पार्टनर की ड्यूटी है भाई, देखिए आपको पता है एक पार्टनर काम करेगा तो सारे लेवल हो जाएंगे, तो ये कह रहा है सभी पार्टनर की ड्यूटी है ऐसा कुछ कीजिए जिससे सारे पार्टनर्स का, पूरी फर्म का फायदा हो, अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना। किसका फायदे के बारे में सोचना है? फर्म के फायदे के बारे में सोचना है, ठीक है। रियल एस्टेट का काम करती है फर्म, किसका? रियल एस्टेट का। अब उसको चाहिए बिल्डिंग मटेरियल, उसको क्या चाहिए? बिल्डिंग मटेरियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीमेंट चाहिए उसको, क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए। सीमेंट मार्केट में मिल रही है मान लीजिए 350 रुपए पर बैग, लेकिन जो पार्टनर है ना XYZ, उसमें से एक्स पार्टनर के जो जीजा जी हैं, अब वो बिल्डिंग मटेरियल में डील करते हैं, उन्होंने उनसे बात कर ली कि जी जी आप ही सीमेंट भेज दिया करना 400 के रेट पे, 400 के रेट पे 50 एक्स्ट्रा, 25 आपके 25 मेरे। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आपके काम करने से सारी फर्म लायबल होती है, लेकिन काम वो करना जो फर्म के फायदे के लिए हो, आपके फायदे के लिए ना, ठीक है। नेक्स्ट, टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। मतलब चलिए बताएं साहब, आप पढ़िए। एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद, मतलब कोई भी एक्ट हुआ तो एक नहीं सारे पार्टनर लायबल होंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो अकेला भी लायबल होगा और सबके साथ भी लायबल होगा। मतलब सर कहना क्या चाह रहा है, ये सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि फर्म में पार्टनर है कितने? ABC 3। ये कोई मनी लेंडर है, इसने फर्म को क्या दे दिया? लोन दे दिया। लोन लेने कौन आया था? ए आया था, ठीक है। अब लोन रीपे नहीं कर पा रहे, क्या हो गया है? डिफॉल्ट हो गया है, ठीक है। तो मनी लेंडर की मर्जी, वो चाहे तो ए पे केस कर दे, चाहे तो चाहे तो चाहे तो आप पूरी तरह से लायबल हो, आप जॉइंटली भी लायबल हो और सेवरली भी लायबल हो। सर लेकिन मनी लेंडर ने अगर इसके ऊपर केस कर दिया तो इसको तो पैसा देना पड़ेगा। ये कौन सा अपने घर से देगा? देगा तो फर्म से ही, देगा तो फर्म से ही। पैसा चाहे एक पे केस करो, सब पे केस करो, जाना तो फर्म में से ही है, क्योंकि जो लोन आया वो किसके नाम पे आया? फर्म के नाम पे है। तो अब लेकिन आप ये नहीं कर सकते सी को क्यों छोड़ दिया, हम दोनों पे केस कर दिया। आप जॉइंटली भी लायबल हो एंड सेवरली भी लायबल हो, सामने वाली पार्टी की मर्जी वो कैसे केस करे, जॉइंटली केस करे या सेवरली केस करे, खत्म। इसमें इतनी सी बात थी। टू ऑब्जर्व गुड फेथ, तब भी सारे लायबल है क्योंकि केस नाम एक होगा लेकिन फर्म का नाम होगा। टू ऑब्जर्व गुड फेथ, जो भी एक वर्ड पढ़िए, पार्टनरशिप इज ए, ये क्या होता है? रिलेशन ऑफ ट्रस्ट, रिलेशन ऑफ ट्रस्ट। सारे पार्टनर्स का जो आपस में रिलेशन है कैसा है? विश्वास का। एक काम करता है सारे लायबल होते हैं, तो ये कह रहे हैं इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश नहीं करना। जो भी आप काम करोगे फर्म के बेनिफिट के लिए करना है। किसके बेनिफिट के लिए करना है? फर्म के बेनिफिट के लिए करना है, अपने बेनिफिट के लिए नहीं। गुड फेथ रिक्वायर्स दैट ही शुड नॉट मेंटेन ए प्राइवेट एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ द फर्म। फर्म के खर्चे पे अपना बेनिफिट करने की कोशिश नहीं करेंगे। वही याद है सीमेंट वाला, चार महंगे रेट पे ले लेंगे, 25-25 बांट ले, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना। टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, अगर आपने ऐसा कर भी लिया ना, अगर आपने ऐसा कर भी लिया, जियो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, फर्म के पार्टनर्स को पता ही नहीं है, लेकिन उनको बाद में पता चला सीमेंट तो 350 के रेट पे आती है, और ये कितने पे ले रहा है? 400 पे ले रहा है, और जिसमें 25-25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या करेंगे? 25 25 ऐसे कर रहा है, तो क्या
तो लो क्या कहता है, ध्यान से समझिए, एवरी पार्टनर मस्ट अकाउंट फॉर एनी बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से कोई बेनिफिट लेने की कोशिश की है, बेनिफिट लिया है, वो भी विदाउट द कंसेंट ऑफ, बाकी पार्टनर्स की नॉलेज में वो नहीं है, तो पैसे पे आपका कोई राइट नहीं है। ही मस्ट नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, आपको कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया, उस पर आपका कोई राइट नहीं है। किसका राइट है? फर्म का राइट है। तो जो 50 रुपए का जो डिफरेंस था, उसकी वजह से जो आपने 2 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, वो 2 लाख रुपए आपके नहीं, किसके? फर्म के। सर हम देंगे ही नहीं, वो केस कर देंगे। वो क्या कर देगा? केस कर देगा। नेक्स्ट, टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट इन कॉम्पिटिटिंग बिजनेस, मतलब ये क्या है? ए बी सी एक पार्टनर्स हैं, ये क्या बनाते हैं? टोमेटो केचप बनाते हैं, ठीक है, टोमेटो केचप बनाते हैं जी। 3 पार्टनर है, ठीक है, इसको पता है टोमेटो केचप कैसे बनती है, कहां से रॉ मटेरियल आता है, क्या कॉस्टिंग पड़ती है, सब पता है इनको। इसको फर्म में हिस्सा कितना मिलता है? बराबर के हिस्सेदार है, 33 सब पता है इसको। यानी कि जो सारे ट्रेड सीक्रेट्स है वो सारे पता है इसको। इसने क्या सोचा, पता तो अपने को सब कुछ है ही, एक काम करता हूं, एक और फर्म बना लेता हूं अपनी वाइफ के साथ, अपनी वाइफ के साथ बना लेता हूं टोमेटो केचप की, पता तो सब कुछ है। यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, सारा भाई इसका पैसा एक ही बात है, सारा पैसा अपने पास, ठीक है। अपने को पता है ही रॉ मटेरियल कहां से खरीदना है, कितने की कॉस्टिंग आती है, कैसे बेचते हैं, सब कुछ पता है, क्लाइंट्स वाइंट सब पता है। बात समझ गए? इसको बोलते हैं, किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने क्या किया, अपनी ही फर्म को कंपटीशन दे दिया। कैसा बिजनेस कर रहा है? कॉम्पिटिटिंग बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अपनी ही फर्म को क्या कर रहा है, वो कॉम्पीट कर रहा है। बाकी पार्टनर्स को ऐसा पता है क्या? नहीं पता ना। इसको मानेंगे आपने गलत किया, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया। क्या किया? एग्जिस्टिंग फर्म जो बिजनेस कर रही है, आप सेम बिजनेस कहीं और नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की, अपनी फर्म को कंपटीशन दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में ए पार्टनर मस्ट नॉट compete with the firm without the consent of other partner. Any partner made such unauthorized competition, अगर आपने ऐसा किया भी, कैन बी क्लेम्ड बाय फर्म। तो उस पैसे पे फिर से आपका नहीं, किसका राइट है? फर्म का राइट है, ठीक है। टू शेयर लॉस, सारे पार्टनर्स लॉस शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो लॉस भी तो यही शेयर करेंगे। टू होल्ड एंड यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म, कौन बताएगा? अपने आप बता दो, नहीं बता रहे? बताओ। फर्म के पर्पज के लिए यूज करनी है, किसके पर्पज के लिए यूज करनी है? फर्म के पर्पज के लिए यूज करनी है, अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं करनी, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलिए, टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, अगर आपने कोई भी धोखा दिया फर्म को, तो जो भी नुकसान होगा, जिस पार्टनर ने धोखा दिया है उसको भुगतना होगा। टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, अगर आपने जानबूझ के कोई लापरवाही की और उस लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ, तो वो भी आप ही को भुगतना होगा। नॉट टू असाइन हिज राइट, आप अपनी पावर्स किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं करोगे। 3 पार्टनर है ना फर्म में, एक पार्टनर है वो आ नहीं पा रहा था, तो उसने वाइफ को भेजना शुरू कर दिया, जाओ आप जाओ, तब तक मैं नहीं आ रहा, तब तक आप ऑफिस देखें। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जो आपकी पावर्स है, जो आपकी ड्यूटीज है, वो आप किसी और को ऐसे ट्रांसफर असाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, टू एक्ट विद इन ऑथोरिटी, मतलब अपने दायरे में रह के काम करना है। हर पार्टनर का एक दायरा होता है, उस दायरे में रह के काम करना है। सर दायरा क्या होता है हर पार्टनर का? फिर से वही, गुड फेथ में काम करना है, फर्म के भले के लिए काम करना है, ठीक है। कई बार पार्टनर्स की ऑथोरिटी डिसाइड कर दी जाती है। सपोज कीजिए लोन लेने की ऑथोरिटी, हमने एक डिसाइड कर लिया कि कोई भी पार्टनर 5 लाख से ज्यादा का लोन नहीं लेगा फर्म के नाम पे, तो आपको उतने का ही लोन लेना चाहिए, ठीक है। पढ़िए, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ फर्म, फर्म के नाम पे, फर्म के लिए जो भी आप काम कर रहे हो कैसे करना है, ध्यान से। लापरवाही से किया तो
नुकसान होगा, और नुकसान हुआ तो आप ही को भरना है, आप ही को भरना है। ठीक है, हेडिंग्स पढ़िए, कुछ नहीं आता इसमें से, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी, चाहे कुछ आए या ना आए। पढ़िए, ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर। क्या ड्यूटी है? जो भी काम करना है वो फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट हो, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना। नंबर 2, आप जॉइंटली भी लायबल हो, सेवरली भी लायबल हो, थर्ड पार्टी आपके अकेले के ऊपर भी केस कर सकती है, पूरी फर्म के ऊपर भी केस कर सकती है। टू ऑब्जर्व गुड फेथ, सबके फायदे के लिए काम करना है, प्राइवेट एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करनी। तीसरा, अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, अगर आपने किसी तरह का कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न भी कर लिया है तो उस पर आपका कोई राइट नहीं है। अब पर्सनल प्रॉफिट का मतलब समझ लीजिएगा, सीक्रेट प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट? सीक्रेट। सीक्रेट मतलब जिसको बाकी पार्टनर्स को वो नॉलेज में है ही नहीं। नेक्स्ट, फिर से बाकी पार्टनर्स की सहमति के बिना अगर आपने फर्म का कोई कॉम्पिटिटिंग बिजनेस ज्वाइन किया और वहां से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वो प्रॉफिट भी आपका नहीं, वो प्रॉफिट भी किसका है? फर्म का ही है। टू शेयर लॉस, आपको क्या शेयर करना पड़ेगा? लॉस शेयर करना पड़ेगा। कैसे? वही एज एग्रीड, नहीं तो इक्वली। नेक्स्ट, टू होल्ड एंड यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एक्सक्लूसिवली फॉर द, आपने फर्म के नाम पे गाड़ी निकलवाई है, किसके नाम पे? और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो दोस्तों के साथ, ऐसा नहीं करना। फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म के लिए ही यूज करना है, अपने पर्सनल के लिए यूज नहीं करना। नेक्स्ट, टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, अगर आपने कोई भी धोखा दिया, फर्म को कोई भी नुकसान पहुंचाया, तो आपको सो क्या करना पड़ेगा? आप ही को बियर करना होगा। नेक्स्ट, टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, अगर आपने जानबूझ के लापरवाही की और उस लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ तो वो भी आप ही का नुकसान होगा। ठीक है। नॉट टू असाइन हिज राइट्स, आपको अपने ड्यूटीज, अपने राइट्स, अपनी पावर किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते ऐसे आप। नेक्स्ट, टू एक्ट विद इन अथॉरिटी, जो भी पार्टनरशिप डीड में आपकी अथॉरिटीज डिसाइड की गई है, आप उससे बाहर जाके काम नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जो भी काम करेंगे वो ध्यान से करेंगे, डिलीजेंटली करेंगे, केयरफुल तरीके से करेंगे। ध्यान नहीं दोगे तो नुकसान है और आपका ही है। नेक्स्ट, पढ़ते हैं, लिखिए, लिखिए जी इस बात को जो मैं लिखने जा रहा हूं। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म मतलब, मान लीजिए हम लोगों ने पार्टनरशिप कर ली, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो कैमरा है यहाँ पे, ये जो डेस्क लगे हैं, ये फर्म की प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो कोई भी एसेट को कैसे पता लगाते हैं कि वो फर्म की प्रॉपर्टी है या नहीं है? ठीक है, कैसे लगाते हैं पता? सिंपल, कोई भी चीज फर्म की प्रॉपर्टी है या नहीं है कैसे पता चलेगा? भाई तीन ही बातें हैं, या तो उसको कोई लेके आया है, कौन लेके आया है? पार्टनर। और कैसे लेके आया है? एज ए, कई बार होता है ना, याद करो अकाउंट्स, पार्टनर आया एसेट्स लाया, होता है। तो कई बार पार्टनर्स क्या ला सकते हैं? एसेट ला सकते हैं। ठीक है। दूसरा, परचेज बाय, ये डेस्क है। दो बातें, तीन, एक, इसको पार्टनर लेके आया तो फर्म की प्रॉपर्टी है। नंबर दो, खरीदा है फर्म ने तो फर्म की प्रॉपर्टी है। खुद ब खुद तो ये आएगा नहीं। ठीक है, खुद ब खुद में तो क्या आती है? गुडविल, है ना? गुडविल तो एसेट होती है। ठीक है, तो अपने आप जनरेट होती है ना टाइम के साथ। परचेज भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तीनों में से किधर भी फिट हो जाए, तीनों में से किधर भी फिट हो जाए वो फर्म की प्रॉपर्टी। गुडविल परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो परचेज करेंगे तो कहां जाएगी? परचेज बाय।
अपने आप बनी है तो जनरेटेड, रहनी फर्म की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो 3 ही फर्म की प्रॉपर्टी होती है खाली। लिख लिया? गुडविल, सवाल पूछूं एक? लिख लिया, सवाल पूछता हूं। सवाल समझिए, जिससे पूछू जवाब वो देगा। एक फर्म में 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड, ये पार्टनरशिप फर्म है। इस फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस जो था वो यही था, जयपुर में मान लीजिए कोई भी लोकेशन, लेकिन कैसे था? ऑन ऑन रेंट था। ठीक है, कहानी पूरी सुनना। 3 पार्टनर है, जो फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो रेंट पे फर्म चल रही है, पिछले 2 साल 4 साल 5 साल चलती जा रही है। हुआ क्या, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जो ओनर था ना, उसने नोटिस दे दिया फर्म को। क्या दे दिया? खाली कर दो ऑफिस, मेरे मेरा जो प्लेस है उसको क्या कर दो, खाली कर दो। ठीक है, एक्स ने कहा कोई बात नहीं, मैंने सेम बिल्डिंग में मेरे पास क्या है, सेम बिल्डिंग में मेरे पास एक ऑफिस स्पेस अवेलेबल है, कर देते इसका खाली, इसका खाली कर देते हैं। अपने पास स्पेस है, हम उसको यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? उस स्पेस को यूज कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कहानी? सवाल सिर्फ इतना है, ये जो ऑफिस है ये फर्म की प्रॉपर्टी है या नहीं? सवाल समझ लिया? हाँ कितने कह रहे हैं फर्म की प्रॉपर्टी है? 2, 3। ये कौन कह रहा है फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है? फर्म की प्रॉपर्टी है, है। ये कौन कह रहे हैं जो ना नहीं है? ना वाला कोई नहीं है, एक है। बाकी किधर है? बाकी साइंस की तरफ है। बाकी किस तरफ है भाई? हमें नहीं पता, किसी की प्रॉपर्टी हो सर, हम दूसरों के पंगे बहन नहीं देते। इसकी हो उसकी हो किसी की भी हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। मम्मी ने कहा था दूसरों की लड़ाई में किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की है? नहीं है? है? मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूं। आपने कहा है, चेक करते हैं। मैंने आपसे अभी ये भी एक बात बताई थी, जल्दी जल्दी बताता हूँ, जल्दी जल्दी भूल जाते हो। फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ 3 ही होती है। क्या इसे कोई पार्टनर लेके आया, एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आया? नहीं। क्या फर्म ने इसको परचेज किया है? क्या खुद ब खुद पैदा हो गई? जो तीनों में फॉल नहीं करेगा वो फर्म की प्रॉपर्टी। क्वेश्चन आपको जज्बाती कर सकता है, अपने ईगो से हम आंसर नहीं देंगे। सही बात है, उसने ऑफिस खाली करा दिया सर, हमारे पास है तो हम अपने को बना लेंगे। वो नहीं लिखना। क्या कह रहे हो? अगर क्वेश्चन ऐसा स्पेशली लिखे ना, देखो क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा ही नहीं, क्योंकि फर्म तो ऑलरेडी चल रही है, तो एज ए कंट्रीब्यूशन तो लेके नहीं आया। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिर भी ऐसा वर्ड लिखा है, ब्रॉट बाय पार्टनर एज कंट्रीब्यूशन, तो फॉल कर जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो अपने मन से एजम्पशन नहीं लेंगे। हाँ जी, नहीं, तीनों परचेज करना पड़ेगा। परचेज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? परचेज। एग्री तो वो तीनों ही है, एग्री तो तीनों है, फ्री का ऑफिस मिल रहा है वो तो एग्री है ही। बात समझ गए? ये सवाल है, पढ़ लीजिए आया हुआ सवाल। पार्टनर्स प्रॉपर्टी इज फर्म्स प्रॉपर्टी। जो पार्टनर की संपत्ति है क्या वो फर्म की संपत्ति है? वेर ए प्रॉपर्टीज एक्सक्लूसिवली बिलोंग, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ बिलोंग्स टू ए पर्सन, इट डजेंट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप मेयरली बिकॉज इट इज यूज फॉर द, वो फर्म के बिजनेस के लिए यूज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है वो फर्म की प्रॉपर्टी है। फर्म की प्रॉपर्टी वही 3 होती है, लेके आए हो, खरीदी है, या खुद ब खुद आ गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा, क्वेश्चन जिस तरफ जाता दिखाई देगा क्वेश्चन वहां से सोल्व होता नहीं है। ठीक है, आओ क्विक चेक करते हैं आपको। सारे नहीं बताएंगे भाई, जिससे पूछूं वही बताना। अगर किसी ने बताया ना तो सारे फिर वही बताएगा। चलिए पीछे से शुरू करते हैं। किस तरफ से शुरू करें?
देखी नहीं रही पार्टी, बताइए नॉमिनल पार्टनर, आप ही बता दो। पहला ABCD, कोई नहीं बताएगा, अगर वो गलत बताएंगे तभी आगे जाएंगे। पक्का? और कोई जिसका आंसर और कुछ हो? नॉमिनल पार्टनर इज, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो सभी कॉलम्स को एक एक करके इसके साथ पढ़ लीजिए। नॉमिनल पार्टनर इज नॉट लायबल, लायबल होता है ना, याद करो इसका नाम ही काफी है, इसका नाम ही काफी है, वही है ए। नेक्स्ट, रुक जाओ अब, ऐसे नहीं बताना, मैं सवाल पूछ लूंगा फिर देखो, फिर आप बता नहीं पाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। एक्टिव पार्टनर कौन? टेक्स पार्ट इन बिजनेस ऑफ फर्म। ठीक है, अब तीसरा बताना मत जब तक पूछू ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले पढ़ लीजिए, नंबर किसी का भी आ सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट लिखी है नेगेटिव, नॉट ट्रू, तो उस हिसाब से पढ़ना। पढ़ लिया? पढ़ लिया? ठीक है, बताएं। इस तरफ सबसे पीछे बताएं जी। क्वेश्चन को सिंपल कर देता हूं, इन हिंट्स में से, चार में से वो स्टेटमेंट बतानी है जो कैसी है, बताएं। बताएं जी, इधर आप बताएं मैडम। बताओ आप ही, फर्स्ट फर्स्ट डेस्क आप, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। बी, पहली स्टेटमेंट सही लिखी है नहीं सही लिखी है? पढ़ो। ही कैन नॉट बिकम ए फुल फ्लैज पार्टनर इज नॉट ट्रू, वो फुल फ्लैज पार्टनर नहीं बन सकता, इज नॉट ट्रू, ये कथन सत्य नहीं। ठीक है, दूसरा, ही कैन बिकम ए फुल फ्लैज पार्टनर इन एग्जिस्टिंग फर्म, वो फुल फ्लैज पार्टनर बन सकता है। ही कैन बी एडमिटेड, ये तो सही बात है। ही कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स, ये तो सही है। ही कैन बिकमिंग पार्ट, ही कैन बिकम पार्टनर ऑन बिकमिंग मेजर, ये बात भी है। बचे पहले दो। दोनों ही आंसर है, 50-50, 50-50। माइनर पोजीशन एज ए पार्टनर, जो माइनर वाला पोर्शन पढ़ा था याद है, माइनर की पोजीशन बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, है ना? उसमें से बताना है आपको कौन सा मैच नहीं कर रहा। ये तो समझ में आ गई, दो ये तो एग्जिट ही हो गए, ये तो गए, बचा 50-50। बताएं। ही कैन बिकम ए फुल फ्लैज पार्टनर इन एन एग्जिस्टिंग फर्म, क्या वो फुल फ्लैज पार्टनर बन सकता है एग्जिस्टिंग फर्म में? बिल्कुल नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? माइनर है ना, वहां पे साफ साफ लिखा है ना, माइनर कैन नॉट बिकम ए फुल फ्लेज पार्टनर, तो फुल फ्लेज पार्टनर वो नहीं बन सकता। तीसरा, एवरी पार्टनर इज राइट टू, यही होता है ना? ऐसा है, पहले ये क्वेश्चन आते थे, बड़ा अच्छा लगता था बच्चों को। यस, बिल्कुल हो सकता है। फोर का आंसर बता दीजिए। ए, बी नहीं है? पक्का ऑल ऑफ दिस वाला क्वेश्चन था ये तो? डी ऑल ऑफ दिस वाला क्वेश्चन था? ऐसे कई बार ऑल ऑफ दिस देखा और ऑल ऑफ दिस लगा दिया। नेक्स्ट, अगर कोई माइनर चूज करता है मेजर होने पे, तो वो फर्म्स के डेट्स के लिए लायबल होगा, होगा नहीं होगा? होगा, कहां से?
ABCD, बी, जिस दिन वो फर्म में एडमिट हुआ है उस दिन से लायबल होगा। ए पार्टनर हैज राइट टू इंडेमनीफाई फॉर द एक्ट डन इन, कोई भी काम अगर किया गया है कैसे, इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये क्या होता है? ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये क्या? तो सभी पार्टनर्स को अधिकार होगा, राइट टू इंडेमनीफाई फॉर द एक्ट डन इन, अगर उसने कोई भी काम कर दिया और अगर ये प्रूव कर दे वो कि ये काम उसने मजबूरी में किया, इमरजेंसी थी, या जो भी उसने किया फर्म के फायदे के लिए किया, तो क्या होगा? मैं समझाता हूँ इसको, एक मिनट, मुझे मौका दीजिए, एक मिनट का, जल्दी से बता देता हूँ, यही बता देता हूँ, ध्यान से समझना। एक फर्म में, ध्यान से देखिए जल्दी, एक फर्म में 3 पार्टनर है, PQR, ये लॉयर है, वकील है, तो जितने भी केसेस होते हैं ये अपने आप हैंडल कर लेता है, ठीक है। घूमने गया है बाहर, इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड, दोनों गए हैं, दोनों पार्टनर्स, बिजनेस एक्सपेंशन, ठीक है। पीछे से एक रॉ मटेरियल सप्लायर था कोई, उस रॉ मटेरियल सप्लायर ने फर्म के ऊपर केस कर दिया, फर्म के ऊपर क्या कर दिया? केस कर दिया। अब केस करेगा तो वकील तो चाहिए नहीं चाहिए, या उसके इंग्लैंड से वापस आने का इंतजार करें? कोर्ट से नोटिस आ गया, कोर्ट से क्या गया? नोटिस, परसों हियरिंग है। अब पी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको क्या करना पड़ा? एक वकील हायर करना पड़ा, जिसने कितनी फीस ले ली? 50,000। आर भड़क गया, कह रहा मैं नहीं दूंगा, मैं खुद वकील हूं, दूसरे वकील को पैसे क्यों दूंगा? लेकिन ये जो इसने किया है, ये मजबूरी में किया नहीं किया, इसकी जगह अगर कोई भी होता तो उसको भी यही करना पड़ता, नहीं करना पड़ता? तो अगर ऐसा है तो पी की जेब से जो 50,000 रुपए निकले हैं, ये किस किस को बियर करने होंगे? ठीक है। हालांकि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि जब भी लीगल सूट होगा तो कौन हैंडल करेगा? आर। लेकिन इसने ये जो किया, ये करना पड़ा, तो ये सभी को बियर करना पड़ेगा। ये टॉपिक दोबारा आएगा, ये वाली लाइन, इसलिए थोड़ी जल्दी बता दें यहाँ पे, बस। 8 नंबर क्वेश्चन बता दो बस, कितने महीने में डिसाइड करना होता है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर्स। अभी जो इम्प्लाइड ऑथोरिटी है ना, ये ये आ जाएंगे, देखिए सारे जो आज छुड़वाए ना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में आ जाएंगे। पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। क्वेश्चन, असत्य कथन बताना है ना, अनट्रू स्टेटमेंट बताने का, प्योरली अनट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, प्योरली अनट्रू स्टेटमेंट, जो क्या नहीं होता, नहीं होता, ठीक है।
नहीं तो करवा देंगे चेक कर तो क्वेश्चंस कैसे किए होंगे आप ये बात आपको मुझे करते दिखाई